हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड एजुकेशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर पॉइंटर का फोर्थ पार्ट देखेंगे और इस फोर्थ पार्ट में हम लोग पॉइंटर के बाकी बचे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो बच्चे पॉइंटर्स पार्ट वन, पार्ट टू या पार्ट थ्री नहीं देखे हैं, पहले वो पार्ट वन से देखना शुरू करें, क्योंकि अचानक से आप इस फोर्थ पार्ट को देखना शुरू करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, इस वीडियो का पहला टॉपिक है पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर। पॉइंटर क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है, साथ ही साथ स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी हमने काफी समय पहले लेक्चर नंबर लगभग 11 या 12 में हमने पढ़ रखा है। तो दोनों कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ही अभी आगे का जो है कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंटर और स्ट्रक्चर का जो रिलेशनशिप है वो। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है C++ allows pointers to a structure just as it allows pointer to int, char, float और any other data type। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से एक आपका पॉइंटर होता था जो किसी इंटीजर को पॉइंट करता था, यानी कोई पॉइंटर जो किसी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता था, है ना। कोई पॉइंटर किसी कैरेक्टर वेरिएबल को पॉइंट करता था, या कोई पॉइंटर किसी फ्लोट वेरिएबल को पॉइंट करता था, या किसी भी अन्य प्रकार का जो डेटा टाइप होता था उस डेटा टाइप वाले वेरिएबल को हमारा पॉइंटर पॉइंट करता था। उसी प्रकार से हमारा पॉइंटर जो है वो स्ट्रक्चर को भी क्या करेगा, पॉइंट करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिस प्रकार से किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है पॉइंटर, किसी कैर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है पॉइंटर, उसी प्रकार से किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर करेगा हमारा पॉइंटर। अगर आप बोलते हैं कि स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल का मतलब हो गया स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट होता था। ठीक है, पहले हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे, फिर उसका जो ऑब्जेक्ट बनाते थे उसके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। द पॉइंटर टू स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्ट्रक्चर पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर जो किसी स्ट्रक्चर को पॉइंट करे उसे हम लोग स्ट्रक्चर पॉइंटर कहते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं इसका डिक्लेरेशन। कैसे हम लोग इसका डिक्लेरेशन करते हैं? सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम लिखा जाता है, फिर आपका एस्ट्रिक जो कि आपका जो ऑपरेटर है पॉइंटर के साथ लगता है, और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉइंटर। तो स्ट्रक्चर का नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। मान लीजिए आपने स्टूडेंट नाम का क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। फिर एस्ट्रिक, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पॉइंटर लिखा हुआ है, पॉइंटर का नाम कुछ भी दे दीजिए, अगर इच्छा है तो पी दे दीजिए, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर कहलाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से संबंधित है ना जो पॉइंटर है उसे ही हम लोग स्ट्रक्चर पॉइंटर कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, छोटा सा कोड देखते हैं। आप जो यहाँ पर कोड देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। स्ट्रक्चर का नाम डेट है। कैसे बनाते थे स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख करके हम लोग स्ट्रक्चर का नाम देते थे। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ओपनिंग करली ब्रेसेस और यहाँ पर क्लोजिंग करली ब्रेसेस, यानी स्ट्रक्चर का डेफिनेशन यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ पर बंद हुआ है। इसके बीच में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, डी डी एम एम और वाई वाई। ठीक है, तो इसका संबंध डेट से ही है। डेट में क्या होता था आपका, डे होता था, है ना, मंथ होता था, ईयर होता था। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस स्ट्रक्चर में तीन मेंबर हैं, यानी यहाँ पर जो डी डी एम एम और वाई वाई है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। और मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने ये सारा कुछ बताया था। तो यहां से यहां तक जो है ये आपका स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है डेट एस्ट्रिक डीटीपीटीआर, तो डेट जो है वो आपका स्ट्रक्चर का नाम हो गया। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो डेट है ये जो है आपका क्या हो गया, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर का नाम हो गया। और ये जो डीटीपीटीआर है ये कहलाएगा आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर। ठीक है, ये कहलाएगा आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर। दूसरा, यहाँ लिखा हुआ है और, यानी इसको लिखने का तरीका एक और भी हो सकता है, वो यहाँ देखिए। स्ट्रक्ट डेट, डेट मेरा स्ट्रक्चर का नाम हो गया। इसके अंदर तीन मेंबर है, डी डी एम एम और वाई वाई। उसके बाद जहां पर क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगा हुआ है उसके तुरंत बाद हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रक्चर पॉइंटर।
ठीक है, यहाँ पर DTPTR जो है वो स्ट्रक्चर पॉइंटर है, एस्ट्रिक लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, तो ये आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर, और यहाँ पर क्या, सेमी क्लोन। कहने का मतलब है कि ये जो चीज था ना, इस चीज को हमने इसके बीच में लिख दिया। ठीक है, तो दो तरीका है, इस तरीके से भी आप कोड को लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप कोड को लिख सकते हैं। आगे बताया गया है, यूजिंग अ स्ट्रक्चर पॉइंटर द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर आर एक्सेस्ड यूजिंग एरो ऑपरेटर। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर के जो मेंबर है, जैसे डी है, है, वाई है, इसको स्ट्रक्चर पॉइंटर की मदद से एक्सेस करना, आप चाहते हैं इसका वैल्यू प्रिंट करना, इसका वैल्यू प्रिंट करना, इसका वैल्यू प्रिंट करना, लेकिन किसकी मदद से, स्ट्रक्चर पॉइंटर की मदद से, तो आपको जो है एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप लिखेंगे DTPTR, ये आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर है, फिर एरो ऑपरेटर और डी, इससे क्या होगा कि डी में जो भी वैल्यू होगा वो आप प्रिंट कर पाएंगे। उसी प्रकार से DTPTR एरो ऑपरेटर तो आप यानी मंथ प्रिंट करा पाएंगे। फिर है DTPTR एरो ऑपरेटर तो फिर आप ईयर प्रिंट करा पाएंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो बहुत बड़ा कोड आप लोगों को नहीं समझाया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में बड़े कोड नहीं आते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्ट्रक्चर पॉइंटर हो, छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं। जैसे कि एक आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि स्ट्रक्चर पॉइंटर की मदद से अगर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना हो तो कौन सा ऑपरेटर होता है, तो आपको बताना है एरो ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये तो आपका MCQ में आ जाएगा। इसके अलावा ये टॉपिक और कहाँ काम आने वाला है, तो आप लोग जब डेटा स्ट्रक्चर यूनिट पढ़ेंगे, वहां पर जब आप लिंक लिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको ये स्ट्रक्चर पॉइंटर काम आएगा। तो भले ही इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो यूनिट है, उसको समझने के लिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर इतना डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि आगे के जो टॉपिक है उनका संबंध इससे होता है। अगर आपको यहाँ ये क्लियर नहीं होगा तो आगे का चीज भी क्लियर नहीं होगा। तो मजबूरी है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन न आने के बावजूद भी आपको इसका कंसेप्ट एटलीस्ट समझना तो होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक कंप्लीट प्रोग्राम देखेंगे स्ट्रक्चर पॉइंटर का। ये कोड आपको काफी काम आएगा आगे चल करके। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड iostream.h, जो कि हेडर फाइल हम लोग लिखते ही लिखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक डेट नाम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें मेंबर है और वाई। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन डेट। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये डेट जो है, डेट जो आपका स्ट्रक्चर है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ज्वाइन डेट। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस के भीतर 19, 12 और 2010। तो ये जो 19 है ना, ये इस ज्वाइनिंग डेट का है ना, इस ज्वाइनिंग डेट का जो डे है वो है आपका 19। ठीक, समझ लीजिए। फिर आपका जो ज्वाइनिंग डेट, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें मंथ है, वो मंथ है आपका 12। और जो आपका ज्वाइनिंग डेट है, इसमें जो ईयर है वो है आपका 2010। यानी इसका वैल्यू 19, इसका वैल्यू 12 और इसका वैल्यू 2010। लेकिन याद रखिए कौन सा डेट, ज्वाइन डेट है ना, ज्वाइन डेट का ये आपका डे और मंथ और ईयर के बारे में बात हो रहा है। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर का नाम डेट है, एस्ट्रिक DTPTR, यानी ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर है, जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर पॉइंटर है, ये क्या करेगा, ये देखिए अगली लाइन में आपको बताया जा रहा है। DTPTR जो कि आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर है, DTPTR इक्वल टू एम परसेंट ज्वाइन डेट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ज्वाइन डेट, जिसमें डेट 19, 12 और 2010 है, इसका एड्रेस जो है ये कौन रख रहा है, DTPTR रख रहा है। आप इसको कुछ इस प्रकार से समझिए कि आपका जो है ज्वाइन डेट है ना, ज्वाइन डेट ये आपका एक डेट है, और इसमें तीन चीजें हैं। आपका जो डे है वो है 19, जो आपका मंथ है वो आपका है 12, और 2010 जो है ये आपका है क्या, ईयर। ठीक है, तो ये DD को के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये MM को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये YY को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस होगा, उसका एड्रेस मान लीजिए 2000 है। तो ये क्या है, ये एड्रेस है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि इसी एड्रेस को हम लोग किस में स्टोर करा रहे हैं, DTPTR में। तो डी स्ट्रक्चर पॉइंटर है जिसमें आप क्या स्टोर करवा रहे हो, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस, यानी 2000।
ठीक है। अब यहां पर जान लीजिए कि ये जो वैल्यूज है ना, 19 है या 12 है या 2010 है, इसको एक्सेस करने का दो तरीका है। आप ऑब्जेक्ट के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं और स्ट्रक्चर पॉइंटर के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट के जरिए कैसे करते थे ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तब भी थोड़ा सा बता दूं। जैसे अगर आपको जो है ये 19 प्रिंट करना है तो आप ऐसे लिखेंगे क्या, सी आउट ज्वाइन डेट, है ना, डॉट डी डी। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये 19 प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मेंबर को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से, डॉट ऑपरेटर लगा करके। लेकिन वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की मदद से नहीं, हम चाहते हैं स्ट्रक्चर पॉइंटर की मदद से एक्सेस करें, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर जो है एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या कहना चाहता हूं मैं, वो समझ लीजिए। अगर मैं स्ट्रक्चर पॉइंटर की मदद से, है ना, स्ट्रक्चर पॉइंटर का नाम क्या है, DTPTR, तो इसके साथ एरो ऑपरेटर लगा करके DD करेंगे तो ये भी आपको 19 देगा, ये भी आपको 19 दे रहा है, ये भी 19 दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके काम होता है, और अगर आपके पास स्ट्रक्चर पॉइंटर है तो एरो ऑपरेटर लगा करके आप स्ट्रक्चर के मेंबर के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये जो सेकंड है ना, इसी को आगे कोड में यहाँ पर बताया गया है। तो हम लोग बाकी चीजों को यहाँ पर इरेज कर रहे हैं, और इरेज करने के बाद आपको यहाँ पर समझाया जाएगा कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर पॉइंटर के जरिए स्ट्रक्चर के मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, DTPTR में हमने ज्वाइनिंग डेट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस को स्टोर कर लिया। अब यहाँ लिखा हुआ है सी आउट प्रिंटिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट। हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट, इसको हम लोग मेंबर भी बोलते हैं और एलिमेंट भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर एलिमेंट को हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं, किसकी मदद से, यूजिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर। ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो सी आउट डी डी इक्वल टू, यानी प्रिंट करेगा डी डी इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है DTPTR एरो डी डी, जिसका वैल्यू कितना है, 19 है, तो यहाँ प्रिंट करेगा 19। फिर कॉमा MM इक्वल टू, तो कॉमा MM इक्वल टू। आप आउटपुट यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर आउटपुट मैंने लिखा हुआ है DD इक्वल टू 19, MM इक्वल टू DTPTR MM, यानी कि इसका वैल्यू 12 प्रिंट किया। फिर कॉमा YY इक्वल टू, है ना, कॉमा YY इक्वल टू DTPTR YY, तो DTPTR YY यानी क्या देगा, 2010 देगा, तो 2010 प्रिंट किया। ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्राम का आपका आउटपुट। तो ये प्रोग्राम था किसके ऊपर, स्ट्रक्चर पॉइंटर के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। यहाँ पर कहा जा रहा है अ स्ट्रक्चर हैविंग अ मेंबर एलिमेंट दैट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज नॉन एज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अभी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कोडिंग देख लीजिए पहले। हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं। ये भी MCQ में एक बार पूछा है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको उत्तर देना है स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर हम लोग स्ट्रक्चर का नाम हम लोग यहाँ पर लिए हुए एम्प्लॉय। तो जाहिर सी बात है इस स्ट्रक्चर में हम लोग एम्प्लॉय के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ इंट EMP नंबर, यानी एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय नंबर होगा। कैर नेम 26, एम्प्लॉय का एक नाम होगा। फ्लोट बेसिक, एम्प्लॉय का एक बेसिक सैलरी होगा। फ्लोट एक्सपीरियंस, उस एम्प्लॉय को कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है वो होगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे आखिरी में एम्प्लॉय एस्ट्रिक नेक्स्ट। यहां तक तो समझ में आ रहा था ये इंटीजर वेरिएबल है, ये कैरेक्टर एरे है, ये फ्लोट वेरिएबल है, ये फ्लोट वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है, यहां पर तो नजर आ रहा है कि ये पॉइंटर है। लेकिन कैसा पॉइंटर है, क्या इंटीजर पॉइंटर है, फ्लोट पॉइंटर है, नहीं। इंटीजर पॉइंटर होता तो एस्ट्रिक नेक्स्ट के पीछे, आगे पीछे नहीं, आगे इंट लगा होता, तो यहाँ पर इसको कहते हैं इंटीजर पॉइंटर। लेकिन इंट तो नहीं लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, वहां लगा हुआ है एम्प्लॉय, यानी स्ट्रक्चर का नाम और एस्ट्रिक नेक्स्ट। तो ये क्या है, ये है आपका स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर पॉइंटर। ये है आपका स्ट्रक्चर पॉइंटर। ठीक। स्ट्रक्चर पॉइंटर है, किसका एड्रेस स्टोर करेगा, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो एम्प्लॉय, इसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी इसी टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा हमारा ये स्ट्रक्चर पॉइंटर। यही है हमारा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डेफिनेशन से समझते हैं। यहां पर देखिए कि
बहुत सारा, ये सारे के सारे क्या है, मेंबर हैं। इन मेंबर में से ये इकलौता एक ऐसा मेंबर है जो एक स्ट्रक्चर पॉइंटर है, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, खुद को ही पॉइंट कर रहा है ना। एम्प्लॉय को ही क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को ही पॉइंट कर रहा है। तो वही कहा गया है, स्ट्रक्चर हैविंग अ मेंबर एलिमेंट, स्ट्रक्चर में एक ऐसा मेंबर एलिमेंट हो जैसे कि नेक्स्ट, दैट रेफर टू द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, जो खुद को ही, है ना, खुद उसी स्ट्रक्चर को रेफर कर रहा हो, इसको ही कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर यहां पर है। ठीक। नाउ व्हाट इज डायनेमिक स्ट्रक्चर। तो यहां पर कहा जा रहा है कि द न्यू ऑपरेटर कैन बी यूज टू क्रिएट डायनेमिक स्ट्रक्चर, न्यू ऑपरेटर के जरिए हम लोग डायनेमिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इससे पहले जब हम लोग पॉइंटर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने डायनेमिक एरे के बारे में भी पढ़ा था। पिछला दूसरा या पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था डायनेमिक एरे के बारे में। तो अगर आपको डायनेमिक एरे समझ में आता है तो आपको डायनेमिक स्ट्रक्चर भी समझ में आ ही जाएगा। जाहिर सी बात है, न्यू ऑपरेटर के जरिए आप मेमोरी एलोकेट करते हो तो वो हर चीज डायनेमिक कहलाता है। तो वही कहा गया है कि द न्यू ऑपरेटर कैन बी यूज टू क्रिएट डायनेमिक स्ट्रक्चर, न्यू ऑपरेटर के जरिए आप डायनेमिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर विच द मेमोरी इज डायनेमिकली एलोकेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि उस स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी आप डायनेमिकली एलोकेट करेंगे रन टाइम में। जब प्रोग्राम रन कर रहा होगा उस वक्त जो है किसी स्ट्रक्चर के लिए आप मेमोरी को एलोकेट करते हैं, तो इसको कहते हैं कि आपने डायनेमिकली एलोकेट किया। ठीक है, डायनेमिकली एलोकेट किया। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ भी स्ट्रक्चर पॉइंटर का रोल है। ठीक है, डायनेमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी स्ट्रक्चर पॉइंटर का रोल है। यहाँ पर हमारा जो है सबसे पहले एक स्ट्रक्चर पॉइंटर होगा, फिर इक्वल टू साइन, फिर न्यू, और उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम। ये स्ट्रक्ट टाइप का मतलब हो गया स्ट्रक्चर का नाम। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रक्चर पॉइंटर बना ले रहे हैं, एम्प्लॉय एस्ट्रिक ईपीटीआर। ठीक है, एम्प्लॉय एस्ट्रिक ईपीटीआर ये मेरा स्ट्रक्चर है और ये मेरा स्ट्रक्चर पॉइंटर है। उसके बाद स्ट्रक्चर पॉइंटर लिख करके इक्वल साइन न्यू ऑपरेटर और फिर स्ट्रक्चर का नाम। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइन आपने देखा ना, ई पी टी आर इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, यहाँ हो क्या रहा है, हो यहाँ पर ये रहा है कि न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, ये एक एम्प्लॉय का डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ बाइट रिजर्व करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि 10 बाइट रिजर्व किया, 10 बाइट रिजर्व किया, है ना, इस तरीके से 10 बॉक्सेस हो गया। अब यहाँ पर सबका एड्रेस होगा, मान इसका एड्रेस 200 है, अगले का 201 है, 202 है, ऐसे करते करते आखिरी वाले का 209 होगा, है ना। तो जो सबसे पहला एड्रेस है वो सबसे पहला एड्रेस जाकर किस में स्टोर होगा, ईपीटीआर में। ध्यान से सुनना है, यहाँ पर न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, एक एम्प्लॉय का डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ बाइट जगह रिजर्व करेगा, फॉर एग्जांपल 10 बाइट। तो सबसे पहला जो एड्रेस होगा वही एड्रेस जो है किसको दे दिया जाएगा, ईपीटीआर को। न्यू ऑपरेटर के द्वारा ईपीटीआर को वो वैल्यू दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि अ डायनेमिक स्ट्रक्चर कैन बी रिलीज यूजिंग द डी एलोकेशन ऑपरेटर डिलीट। न्यू के जरिए तो आप मेमोरी को रिजर्व कर लोगे, मेमोरी को एलोकेट कर लोगे, लेकिन मेमोरी को अगर डी एलोकेट करना है, मेमोरी को अगर उसी एलोकेटेड मेमोरी को डी एलोकेट करना है यानी फ्री करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर लगेगा, उसके लिए डिलीट ऑपरेटर लगेगा। और उसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए, उसको अगर लिखना है तो कुछ नहीं करना है, डिलीट लिख करके ये जो स्ट्रक्चर पॉइंटर है इसको लीजिए ईपीटीआर। इससे क्या होगा कि अभी जो न्यू के जरिए मेमोरी एलोकेट हुआ था एक एम्प्लॉय का डेटा को स्टोर करने के लिए, वही मेमोरी डिलीट के माध्यम से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा या मेमोरी फ्री हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक, पॉइंटर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट तो स्ट्रक्चर का भी ऑब्जेक्ट होता है और क्लास का भी ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर क्लास के ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पॉइंटर और ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप को यहाँ पर बताया जा रहा है। द पॉइंटर्स पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट आर रेफर टू एज ऑब्जेक्ट पॉइंटर। यहाँ याद रखिए ये ऑब्जेक्ट किसका, क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई पॉइंटर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो उस पॉइंटर को हम लोग ऑब्जेक्ट पॉइंटर बोलते हैं। ठीक, डिक्लेरेशन कैसे होता है, बड़ा इजी, स्ट्रक्चर की तरह ही है। पहले क्लास का नाम लिखो, फिर एस्ट्रिक लिखो, फिर पॉइंटर का नाम लिख दो, जो भी नाम लिखना वो लिख दो। तो वो जो पॉइंटर होगा ना वो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंटर। यहाँ पर नाम देख करके मत सोच लेना कि ऑब्जेक्ट पॉइंटर है तो ऑब्जेक्ट पॉइंटर कहला रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अगर ये नहीं लिखा रहता मान लो, और लिखा रहता एस्ट्रिक पी,
तो भी ये ऑब्जेक्ट पॉइंटर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर क्लास का नाम लिख करके लिखा हुआ है। तो डेटा टाइप के रूप में क्लास का नाम लिखा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट पॉइंटर। वहीं डेटा टाइप के रूप में इंट लिखा रहता और एस्ट्रिक भी लिखा रहता था, तो इसे कहते थे हम लोग इंटीजर पॉइंटर। ठीक। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्लास का नाम क्या है, सैंपल है, एस्ट्रिक और ऑब्जेक्ट पॉइंटर का नाम हमने ओपीटीआर रखा है, तो यहाँ ओपीटीआर क्या है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर कहलाएगा। आगे बताया गया है कि व्हेन एक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ क्लास, जिस तरीके से स्ट्रक्चर के मेंबर होते थे उसी तरह मेंबर होते हैं, तो अगर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट पॉइंटर के द्वारा, ठीक है, क्लास के, है ना, क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट पॉइंटर के द्वारा, तो यहाँ भी आपको एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पिछला हमने स्लाइड में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर पॉइंटर के जरिए अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना होता था तो एरो ऑपरेटर लगाते थे। उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि क्लास के मेंबर को एक्सेस करना ऑब्जेक्ट पॉइंटर की मदद से, तो यहाँ भी आपको एरो ऑपरेटर लगाना पड़ता है। तो बच्चों, ये था आपका पॉइंटर चैप्टर। पॉइंटर चैप्टर यही खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।